एक टॉपिक लेकिन 5-6 अलग अलग एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ। इस एक वीडियो के बाद आप स्टैक के हर पीवाईक्यू को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो लीफो प्रिंसिपल हो, पुश पॉप ऑपरेशन, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो कंडीशन, एप्लीकेशन और एग्जाम में पूछे जाने वाले ट्रिकी कॉन्सेप्ट। सब कुछ कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा और एंड तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे एग्जाम में स्टैक से आने वाले 2-3 मार्क्स लगभग आपके कंफर्म हो जाएंगे। इस वीडियो में हम जीरो से शुरू करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करेंगे और एंड में पीवाईक्यूज को सॉल्व करके देखेंगे कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं आज का पहला पीवाईक्यू, जो कि आया था केवीएस 2018। क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन में यूज अ स्टैक। पहला है पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम, प्रोसेस शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स फॉर्म। ऑप्शन देखते ही आंसर मत दीजिए, 10 सेकंड सोचिए। अगर आप एग्जाम हॉल में होते तो किस ऑप्शन को टिक करते? कमेंट सेक्शन में भी अपना आंसर जरूर लिखिएगा। अब बिना रटते हुए कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। पहला है पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम। पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम जब भी कंपाइलर या प्रोग्राम चेक करता है कि ब्रैकेट प्रॉपर्ली मैच हो रहे हैं या नहीं, वो ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक में पुश करता है और क्लोजिंग ब्रैकेट आने पर पॉप करता है। इसलिए ऑप्शन ए पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम स्टैक की एप्लीकेशन। बी को हमें चेक करना है, जो कि है प्रोसेस शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सोचिए सीपीयू को किस प्रोसेस को नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है, इसलिए जनरली क्यू, प्रायोरिटी क्यू या शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज होते हैं। यहाँ स्टैक का यूज नहीं हो। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा रॉन्ग, बी यहाँ पर इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर है कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। ये स्टैक का सबसे फेमस एप्लीकेशन है। ऑपरेटर को टेम्पररी स्टैक में स्टोर किया जाता है और प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग उन्हें आउटपुट में भेजा जाता है। तो सी भी यहाँ पर करेक्ट होता है। तो अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे, बी हमारा यहाँ पर गलत है, तो बी के लिए ये भी ऑप्शन ए में भी बी है, ऑप्शन बी में भी बी है, ऑप्शन डी में भी बी है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो है ऑप्शन सी, जिसमें ए एंड सी हमारे करेक्ट एप्लीकेशन है स्टैक। एक शॉर्टकट याद रखेंगे, अगर एग्जाम में स्टैक के एप्लीकेशन पूछे जाएं तो इन 5 एप्लीकेशन को आपको कभी नहीं भूलना है। पैरेंथेसिस मैचिंग, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स कन्वर्जन, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन, फंक्शन कॉल रिकर्जन, अंडू रीडू, ब्राउजर स्टैक। इनमें से किसी न किसी एप्लीकेशन से लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। ये इसरो 2015 का बहुत फेमस पीवाईक्यू है। ऐसे क्वेश्चन देखकर बहुत स्टूडेंट घबरा जाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं। लेकिन एक सिंपल ट्रिक आप याद रखिएगा। रूल सिर्फ इतना है, अगर पुश लिखा है तो एलिमेंट को स्टैक में डालेंगे, और अगर पॉप लिखा है तो जो टॉप पर होगा वही आंसर में लिखेंगे और उसे हटा देंगे या फिर डिलीट कर देंगे। पुश का मतलब इंसर्ट करना है और पॉप का मतलब डिलीट करना। बस हर पॉप के बाद जो एलिमेंट बाहर निकलेगा वही फाइनल सीक्वेंस बनेगा। अगर इसके हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब देखते हैं कि ये सारे ऑपरेशन स्टैक के अंदर एक्चुअली होते कैसे। अगर आपको ये स्लाइड समझ में आ गया तो एक एग्जाम में स्टैक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाले। सबसे पहले आप देखिए, स्टैक हमारा एम्प्टी है। इनिशियल टाइम पे स्टैक क्या होगा, एम्प्टी होगा, मतलब 1 एलिमेंट को पुश किया है। अब स्टैक में सिर्फ 1 है और टॉप इज इक्वल टू रूल, पुश हमेशा टॉप के ऊपर एलिमेंट ऐड करता है। यहाँ पर हम लोगों ने पुश 2 किया। अब ध्यान दीजिए 2 1 के ऊपर आया है, इसलिए अब टॉप की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2। यहीं से लीफो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास पॉप। अब सबसे पहले कौन सा एलिमेंट बाहर निकलेगा, तो हमें पता है जो टॉप पर था वो एलिमेंट बाहर निकला, तो सीक्वेंस ऑफ पॉप वैल्यू क्या हो गई 2। इसके बाद जो ऑपरेशन है वो है पुश। दोबारा 1 को पुश किया गया। अब स्टैक में 2 बार 1 1 शो हो रहे हैं। याद रखिए स्टैक को वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, चाहे सेम वैल्यू हो या डिफरेंट। पुश मतलब टॉप पर ऐड करना। स्टेप 5 में देखिए पुश 2, अब 2 पुश हुआ और टॉप फिर से 2 बन गए। स्टेप 6 में पॉप ऑपरेशन हो रहा है, टॉप पर था 2, तो 2 को हम लोगों ने क्या करा, बाहर निकाला, डिलीट कर। इसलिए पॉप सीक्वेंस अब जो हो गया, पहले 2 निकला, ये 2 एंड नेक्स्ट ये पॉप सीक्वेंस। इसके बाद फिर पॉप ऑपरेशन है। पॉप ऑपरेशन में देखिए टॉप पर क्या था लास्ट स्टेप पे, तो कौन बाहर आएगा 1, तो कौन बाहर आया, तो सीक्वेंस अब तक क्या हो गया है 2 2 1। इसके बाद आपने फिर पॉप ऑपरेशन किया। अब हमारे पास क्या था लास्ट में 1, तो कौन बाहर आएगा 1, तो कौन बाहर आया 1। अब स्टैक देखिए कंप्लीटली एम्प्टी। इसके बाद जो ऑपरेशन हो रहा है वो है पुश 2, तो एम्प्टी स्टैक में हम लोगों ने 2 को पुश कर। टॉप पर कौन था 2, फिर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ पॉप, तो इसके बाद हमारा जो एलिमेंट आया है दैट इज 2। तो जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था 2 2 1 1 2। जो करेक्ट सीक्वेंस था पॉप वैल्यू की दैट इज 2 2 1 1 2, और यही ऑप्शन हम लोगों ने
चूज किया था। 22112 दैट इज ऑप्शन ए। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, पुश कभी आंसर नहीं बनाता, आंसर सिर्फ पॉप से बनता है। और दूसरी बात, स्टैक में डिसीजन सिर्फ टॉप लेता है, बॉटम पर क्या रखा है उससे स्टैक को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों रूल्स याद रहे तो स्टैक के 90% पीवाईक्यूज आप बिना कंफ्यूजन के सॉल्व कर पाओ। अब देखते हैं DSSB CS 2023 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखते ही पैनिक मत करिए, क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट आर डन एट ओनली वन एंड नोन एज द टॉप ऑफ द स्टैक। A stack follow the last in first out principle in the given stack. The element from top to bottom are L, M, N, O, P, Q. After popping or removing 3 items from the stack, which item will be at the top? ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन से ज्यादा विजुअलाइजेशन काम आता है। सबसे पहले आप एक स्टैक को इमेजिन करते हैं। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है टॉप से बॉटम तक एलिमेंट क्या क्या है, L, M, N, O, P, Q। यानी सबसे ऊपर है L और सबसे नीचे है, सबसे पीछे है Q। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अगर स्टैक से 3 एलिमेंट पॉप कर दिए जाएं तो टॉप पर कौन सा एलिमेंट बचेगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन को इस स्लाइड के हेल्प से विजुलाइज करते हैं, क्योंकि स्टैक को देखकर समझना सिर्फ पढ़ने से कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। सबसे पहले हमारे पास स्टैक है, उसमें एलिमेंट है टॉप से बॉटम L, M, N, O, P, Q। ध्यान रहे स्टैक में हर ऑपरेशन सिर्फ टॉप पर होता है। सबसे पहले पॉप हुआ, तो पॉप होने पे पॉप हुआ L रिमूव हो गया और बिना किसी कैलकुलेशन के नया टॉप बन गया हमारा M। स्टेप 2 में देखिए, अब दोबारा पॉप हुआ, टॉप पर था M और M भी रिमूव हो गया, अब टॉप शिफ्ट होकर आ गया N पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये छोटी छोटी बातें आपके टीचर ने अगर आपको समझाई होंगी तो आपको जरूर समझ में आई होगी। स्टेप 3 को देखिए, अब तीसरा पॉप हुआ, टॉप पर N भी रिमूव हो गया और अब जो एलिमेंट सबसे ऊपर दिख रहा है वो है O, वही हमारा नया टॉप और वो है O। तो टॉप आइटम जो है वो O, यही हमें फाइंड करना था। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है O, कैपिटल O। ध्यान दीजिए इस पूरे क्वेश्चन में हमें कभी स्टैक को दोबारा अरेंज नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक काम किया, टॉप को फॉलो किया। यही स्टैक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पुश और पॉप दोनों सिर्फ टॉप पर होते हैं, बॉटम के एलिमेंट तब तक टच भी नहीं होते जब तक उनकी बारी ना आ जाए। इसलिए एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो टॉप को आप ट्रैक करेंगे, पूरे स्टैक याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक हमने 2 तरह के स्टैक क्वेश्चन देख लिए, एक ऑपरेशन बेस्ड पुश पॉप और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉप आफ्टर पॉप। अब देखते हैं एक और इसरो CS 2008 का एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिर्फ स्टैक नहीं बल्कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को भी टेस्ट करे। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। हमारे पास 2 स्टैक हैं। स्टैक ए में एलिमेंट्स हैं A, B, C, जहां A टॉप पर है। स्टैक B इनिशियली एम्प्टी है। अब स्टैक A से निकला हुआ एलिमेंट या तो डायरेक्ट प्रिंट हो सकता है या स्टैक B में पुश किया जा सकता है, लेकिन स्टैक B से जो एलिमेंट निकलेगा उसे सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं, वापस स्टैक A में नहीं भेज सकते। अब देखना है कौन सा आउटपुट पॉसिबल नहीं। ऑप्शन ए है BAC, ऑप्शन बी है BCA, ऑप्शन सी है CAB और ऑप्शन डी है ABC। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है CAB। अब देखते हैं कि हमने जो आंसर निकाला था वो सही है या नहीं। एक एक ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए जो कि है BAC, ए को प्रिंट नहीं करते हैं, उसे स्टैक बी में पुश कर देते हैं। अब बी को डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं, उसके बाद स्टैक बी से ए प्रिंट करते हैं और फाइनली सी प्रिंट कर देते हैं। तो आउटपुट हमें मिल जाएगा BAC। तो ये परम्यूटेशन पॉसिबल है। दूसरा ऑप्शन है BCA, फिर से ए को स्टैक बी में भेज दिया, बी को प्रिंट कर दिया, उसके बाद सी प्रिंट कर दिया और लास्ट में स्टैक बी से ए को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है BCA, हेंस बी, ऑप्शन बी इज ऑल्सो पॉसिबल। अब ऑप्शन सी को देख लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये है, तो सी को प्रिंट करने के लिए पहले ए और बी दोनों को स्टैक बी में भेजना पड़ेगा। देखिए ए को भेज दिया और बी को भेज दिया। अब ध्यान दीजिए स्टैक बी के टॉप पर बी है और उसके नीचे ए, लेकिन रूल क्या था, स्टैक बी से सिर्फ पॉप करके प्रिंट कर सकते हैं, मतलब बी को निकाले बिना ए कभी बाहर आ ही नहीं सकता। इसलिए ऑप्शन CAB कभी बन ही नहीं सकता। ये परम्यूटेशन पॉसिबल ही नहीं। अब ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। यहाँ तो किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, जो टॉप पर आ रहा है उसे डायरेक्ट प्रिंट करते चले जाओ। तो ए प्रिंट हो गया, फिर बी प्रिंट हो गया एंड सी प्रिंट हो गया, हेंस ऑप्शन डी इज ऑल्सो पॉसिबल। तो
ओनली परम्यूटेशन जो पॉसिबल नहीं था वो था हमारा ऑप्शन सी, दैट इज CAB। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर था CAB, जो कि पॉसिबल नहीं है इस परम्यूटेशन। इस क्वेश्चन का असली कॉन्सेप्ट परम्यूटेशन नहीं, असली कॉन्सेप्ट है स्टैक का बिहेवियर। जिस स्टैक में एलिमेंट एक बार पुश हो गया उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है और उस रिवर्स ऑर्डर को तोड़ नहीं सकते। इसी वजह से बी ए से पहले ही बाहर आएगा, इसलिए CAB पॉसिबल नहीं। एग्जाम में जब भी पॉसिबल नॉट पॉसिबल परम्यूटेशन वाला स्टैक क्वेश्चन आए, सारे ऑप्शन ब्रूट फोर्स से सॉल्व मत करिए। बस एक बात याद रखिए, स्टैक रिवर्स करता है, रीअरेंज नहीं। तो ये अगर आपने एक लाइन याद रख ली तो इसरो का एग्जाम हो, UPPSC, पॉलिटेक्निक, DSSB, RSB, कोल इंडिया में ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं इसरो CS 2017 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग PYQ। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ हमें पुश और पॉप की सीक्वेंस नहीं दी गई, सिर्फ इनपुट सीक्वेंस दी गई जो कि है 5, 6, 7, 8, 9 और पूछा गया है इनमें से कौन सा आउटपुट एक स्टैक की हेल्प से जनरेट किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन में एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, इनपुट का ऑर्डर कभी चेंज नहीं हो सकता, हमें सिर्फ पुश और पॉप का टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। इसी रूल से सारे ऑप्शन चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी। अब एक एक करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है। तो ऑप्शन ए, अगर पहला आउटपुट 7 चाहिए तो पहले 5 पुश कराएंगे, फिर 6 पुश कराएंगे, फिर 7 पुश कराएंगे और फिर 7 को पॉप कराएंगे। लेकिन स्टैक में अब टॉप पर क्या है 6, अब 8 को प्रिंट कराना है तो 8 को हम लोगों ने पुश कर दिया, फिर उसके बाद 8 पॉप हो जाएगा, जो सीक्वेंस बन रहा है 7, 8 अभी तक ठीक है। अब फिर से 6 हमारा क्या हो गया है, टॉप पर हो गया है, लेकिन आउटपुट में 5 चाहिए। 6 हो गया है टॉप पर, लेकिन इसके बाद हम लोग 6 हो गया टॉप पर, इसके बाद हम पुश कराएंगे 9 को पॉप कराएंगे, 9 को पॉप कराने पे 6 हो गया है टॉप पर और हमें चाहिए 5, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर रॉन्ग होता है, रिजेक्ट करते हैं हम लोग इसको। ऑप्शन बी को देखते हैं, 5 पुश कराया, सबसे पहला सीक्वेंस है 5 को पुश कराया और 5 को पॉप करा दिया। अब पुश हम 6 भी करा देंगे, 7 भी करा देंगे, 8 भी करा देंगे, 9 भी करा देंगे। क्यों? क्योंकि जो सेकंड सीक्वेंस होने वाला है वो है 9, पुश करा 9 और उसको पॉप कराया तो 5 एंड 9। इसके बाद अब सीक्वेंस में आना चाहिए 6 बट हमारे टॉप में है 8, इम्पॉसिबल। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर क्या होता है, नॉट पॉसिबल। अब ऑप्शन सी देखते हैं, आपने पुश कराया 5, फिर 6 पुश कराया, फिर 7 पुश कराया। अब हमें सीक्वेंस में चाहिए 7, तो 7 आपने पॉप करा दिया, फिर आपने 8 पुश कराया और 8 पॉप करा दिया, अभी तक सीक्वेंस ठीक है 7 और 8। फिर आपने 9 को पुश कराया, 9 को पॉप करा दिया, 7, 8, 9। फिर आपने 6 को पॉप करा दिया, 7, 8, 9, 6। फिर आपने 5 को पॉप करा दिया, दैट इज 7, 8, 9, 6, 5। यही ऑप्शन दिया गया है, तो ये मैच कर रहा है इस ऑर्डर को, ये पॉसिबल सीक्वेंस है। अब ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, सभी एलिमेंट पुश कर दिए, 5, 6, 7, 8, 9, 9 को पॉप कराया, 8 को पॉप कराया, 7 को पॉप कराया। नाउ नेक्स्ट जो एलिमेंट पॉप होना चाहिए वो होना चाहिए 5, बट टॉप पे क्या है 6, तो ये भी ऑप्शन हमारा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऐसे स्टैक परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन में एक ही चीज याद रखिए, स्टैक के अंदर जो एलिमेंट टॉप पर है उसको स्किप नहीं कर सकते। अगर किसी ऑप्शन में टॉप पर 6 है और आउटपुट 5 मांग रहा है तो बिना कैलकुलेशन के ही समझ जाइए वो परम्यूटेशन पॉसिबल ही नहीं। इसी ऑब्जर्वेशन से आप गेट, DSSB, UPPSC, पॉलिटेक्निक, कोल इंडिया इन सारे क्वेश्चन 30 या 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन गेट CS 1991 का क्वेश्चन है। अगर आपने पिछला पुश पॉप वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो ये क्वेश्चन सिर्फ 20-25 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को देखकर लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक ही रूल याद रखिए, पुश सिर्फ स्टैक को मॉडिफाई करता है, फाइनल आंसर सिर्फ पॉप ऑपरेशन से बनता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। अब इस स्लाइड की हेल्प से पूरा ऑपरेशन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, हर पुश के बाद सिर्फ स्टैक अपडेट हो रहा है और हर पॉप के बाद जो टॉप पर है वही हमारा आउटपुट सीक्वेंस में ऐड हो रहा है। इस पूरे ट्रेस को फॉलो करने पर हमें सीक्वेंस मिलता है। अब देखिए, सबसे पहले आपने 10 को पुश करा, फिर 20 पुश हुआ, उसके बाद पॉप करना है 20, फिर 10 पुश किया। जैसे आपने पॉप करा तो पहला एलिमेंट क्या हो गया 20, फिर आपने 10 पुश करा क्योंकि इक्वेशन में गिवन है,
तो 10 आपने पुश कर दिया, फिर आपने पुश करा 20, उसके बाद पॉप ऑपरेशन करना है तो पॉप टॉप एलिमेंट होगा हमें पता है, तो 20 था, 20 पॉप हो गया। तो अब तक जो सीक्वेंस हो गया वो हो गया 20 एंड 20। इसके बाद फिर से आपने पॉप करा तो 10, फिर आपने पॉप करा 10, उसके बाद आपने पुश करा 20। तो जो एलिमेंट करेक्ट आंसर आने वाला है 20 20 10 10 20, दैट इज ऑप्शन बी। पहला ऑप्शन कर रॉन्ग हो गया यहाँ पर, ऑप्शन सी भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी जैसे ही फोर्थ सीक्वेंस आता है तो वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होता है ऑप्शन बी, 20 20 10 10 20। क्यों? क्योंकि आपको पुश पुश और पॉप ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोटिस करिए, हमने पूरे क्वेश्चन में सिर्फ स्टैक के टॉप को ट्रैक किया, कभी भी बॉटम को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए स्टैक को सॉल्व करने का फास्टेस्ट अप्रोच है टॉप को फॉलो करो, पॉप को रिकॉर्ड करो। और एक और शॉर्टकट, क्वेश्चन में जितने पॉप होंगे फाइनल सीक्वेंस में भी उतने ही एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में 1 पॉप ऑपरेशन, 2 पॉप ऑपरेशन, 3 पॉप ऑपरेशन, 4 पॉप और 5 पॉप, मतलब 5 एलिमेंट को हमने डिलीट किया है। तो जो हमारा आंसर हो रहा है वो भी 5 एलिमेंट हो रहा है। अगर ये 2 रूल याद रहे तो ऐसे पुश पॉप बेस्ड पीवाईक्यू एग्जाम में आप 20 से 30 सेकंड में सॉल्व कर ले जाएंगे। अब तक हम स्टैक की वर्किंग देख रहे थे, लेकिन एग्जामिनर सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं पूछता बल्कि ये भी पूछता है कि स्टैक को मेमोरी में इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन भी वही चेक कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी स्टैक इंप्लीमेंटेशन में मेमोरी पहले से ही फिक्स्ड एलोकेट कर दी जाती है। ये क्वेश्चन बिहार एस्टेट 2025 में आया था। पहला ऑप्शन है एरे इंप्लीमेंटेशन। एरे का साइज हम पहले ही डिसाइड कर देते हैं। मान लीजिए इंट स्टैक 20, इसका मतलब मेमोरी पहले ही 20 एलिमेंट के लिए रिजर्व हो गई है, चाहे सिर्फ 5 एलिमेंट यूज ना करें, बाकी मेमोरी फिर भी आपके लिए रिजर्व रहेगी। तो ये भी क्या होता है, एक फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन। अब ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है लिंक्ड इंप्लीमेंटेशन। लिंक लिस्ट में मेमोरी पहले से रिजर्व नहीं होती। जब नया एलिमेंट आप इंसर्ट कराएंगे तब एक नया नोड डायनेमिकली क्रिएट होता है, इसलिए मेमोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ती या घटती रहती है। तो ये फिक्स्ड इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन। नाम से ही क्लियर है मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट हो रही है, तो ये भी फिक्स्ड एलोकेशन नहीं। फोर्थ ऑप्शन है स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन। ये ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जब स्टैक इंप्लीमेंटेशन की बात होती है, स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन एरे और लिंक लिस्ट से होती है। यहाँ स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन जैसा कोई स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन नहीं माना जाता। क्वेश्चन स्पेसिफिकली इंप्लीमेंटेशन पूछ रहा है, इसलिए एक्सपेक्टेड आंसर हमारा होगा एरे इंप्लीमेंटेशन। एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, एरे का मतलब होता है फिक्स साइज, फिक्स मेमोरी। लिंक लिस्ट का मतलब होता है डायनेमिक साइज और डायनेमिक मेमोरी। अगर एग्जाम में फिक्स मेमोरी लिखा हो तो बिना सोचे एरे को आप टिक कर दीजिएगा, और अगर डायनेमिक मेमोरी या मेमोरी ग्रोज ऑन डिमांड लिखा हो तो उसका आंसर होगा लिंक लिस्ट। अब देखते हैं बीपीएससी कंप्यूटर साइंस पीजीटी 2023 का एक बेसिक लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है स्टैटिक किस प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका आंसर रटने की जरूरत ही नहीं है। हम अभी तक जितना भी स्टैक पढ़ा है उससे ये आंसर आपको 1 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। फिर भी हम लोग उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से कोशिश करते हैं समझने की, जिससे ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाएगा। सोचिए आपने प्लेट्स को एक के ऊपर रख दिया। सबसे पहले प्लेट रखी, उसके ऊपर प्लेट रखी, उसके ऊपर प्लेट रखी, तो जो सबसे पहले प्लेट रखी थी वो सबसे नीचे चली गई होगी, और सबसे लास्ट में जो प्लेट आपने रखी है वही सबसे पहले निकलेगी। मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, यही स्टैक का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है फीफो। ये क्यू का प्रिंसिपल होता है, जो पहले आया वही निकलेगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। फिर है लीफो, जो सबसे लास्ट में आया वही सबसे पहले बाहर निकलेगा, बिल्कुल स्टैक का प्रिंसिपल। लीलो, ये स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर प्रिंसिपल ही नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। नन ऑफ द अबव, जब लीफो अवेलेबल है तो ऑब्वियसली ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मोर देन वन, सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लीफो। एक सिंपल शॉर्टकट याद रखेंगे, स्टैक मतलब किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर यहाँ क्यू के बारे में पूछा गया होता तो क्यू का मतलब होता है लाइन, और लाइन किस प्रिंसिपल पे काम करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले लाइन में लगा है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करा जाएगा। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। अब तक हम देख रहे थे कि पॉप होने वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। यहाँ आउटपुट नहीं पूछा गया है,
तो क्वेश्चन कह रहा है सारे ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद स्टैक के अंदर क्या बचेगा। यानी इस बार हम पॉप वैल्यूज नहीं लिखेंगे, फाइनल स्टैक को देखेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। मगर इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो वो होगा ए। समझते हैं ये कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया। पुश पहला एलिमेंट हम लोगों ने पुश कराया स्टैक में ए, तो टॉप पर क्या हो गया ए। उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर पुश कराए बी, तो अब टॉप पर क्या हो जाएगा बी। उसके बाद फिर से हम लोगों ने पुश ऑपरेशन का मतलब इंसर्ट करा रहे हैं। अगर स्टैक की टर्मिनोलॉजी की बात करें तो पुश का मतलब होता है इंसर्शन। तो पुश कराए सी, तो स्टैक में अब टॉप पर क्या आ जाएगा सी। देन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है क्वेश्चन में पॉप, तो पॉप कराएंगे तो टॉप एलिमेंट पॉप हो जाएगा, सी पॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर पुश कराया आपने तो डी इंसर्ट हो जाएगा। फिर पॉप ऑपरेशन कराएंगे डी को पॉप कर देंगे। फिर आप पॉप कराएंगे क्योंकि बी टॉप पर था, बी पॉप हो जाएगा। देन दो बार पुश कराना है कौन कौन से एलिमेंट को, ई और एफ। तो ई को आपने इंसर्ट कराया, फिर एफ को और कराया, उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट करा पॉप। जैसे ही आप पॉप करेंगे तो टॉप पर देखिए क्या एलिमेंट था एफ। एफ टॉप पर था और पॉप ऑपरेशन होने के बाद एफ पॉप हो जाएगा और स्टैक के जो एलिमेंट रह जाएंगे वो होगा ए और ई। तो कंटेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर ऑल ऑपरेशन इज ए एंड, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में देखिए पढ़िए क्या था। व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द स्टैक, इनिशियली द स्टैक इज एम्प्टी। इनिशियल टाइम पे स्टैक हमने एम्प्टी कंसीडर करा और ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद स्टैक का कंटेंट क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा आंसर जो होगा वो होगा ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 10। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2016 का एक कॉन्सेप्चुअल पीवाईक्यू है। ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि स्टैक की एप्लीकेशन कौन सी है, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी एप्लीकेशन जो ऑप्शन में दी गई है वो स्टैक की नहीं। यानी यहीं पर एग्जामिनर स्टूडेंट को ट्रैप करने की कोशिश करता है। चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्जन। तो रिकर्जन हम सभी जानते हैं, जब भी कोई रिकर्जन फंक्शन कॉल होता है उसका रिटर्न एड्रेस, लोकल वेरिएबल और फंक्शन इंफॉर्मेशन सब कॉल स्टैक में स्टोर होती है। तो ये भी एक स्टैक की स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है। ऑप्शन बी देखते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अगर आपने स्टैक के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन, तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन सॉल्व करते वक्त ऑपरेंड्स को स्टैक में पुश करते हैं। ऑपरेटर्स आते ही ऑपरेंड्स पॉप करके कैलकुलेशन करते हैं। ये भी स्टैक की एक फेमस एप्लीकेशन में से एक है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास जॉब शेड्यूलिंग। अब इस ऑप्शन को देखिए। जॉब शेड्यूलिंग में जनरली जॉब्स को अराइवल ऑर्डर, प्रायोरिटी या टाइम स्लाइस के बेसिस पर मैनेज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपने पढ़ा हो, इसके लिए या तो क्यू यूज करते हैं या प्रायोरिटी क्यू या शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज होता है, बट स्टैक का यूज नहीं होता। तो ये स्टैक की इनहेरेंट एप्लीकेशन नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन सी। अब ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको स्टैक में पुश करना होता है और पॉप करते ही कैरेक्टर्स रिवर्स ऑर्डर में मिल जाते हैं। तो ये भी एक स्टैक की एप्लीकेशन है। तो इसमें से कौन सी एप्लीकेशन है जो स्टैक की नहीं है, वो है ऑप्शन सी, जॉब शेड्यूलिंग। अब देखते हैं यूपी पुलिस 2023 का एक कॉन्सेप्चुअल पीवाईक्यू। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल in a stack implemented using an array if the stack is full। ठीक है, अब पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो अब परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता। यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, फुल स्टैक का मतलब होता है ओवरफ्लो सिचुएशन। मतलब स्टैक में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने की जगह ही नहीं बची। अब ऑप्शन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पुश। कैसे, इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन ए था हमारा प्रिंट। तो प्रिंट करना सिर्फ स्टैक के एलिमेंट को देखना, मेमोरी में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन था पॉप। पॉप का मतलब है डिलीशन, एक एलिमेंट को डिलीट करना, एक एलिमेंट को रिमूव करना। अगर स्टैक हमारा फुल है तो पॉप तो और भी आसानी से हो जाएगा क्योंकि स्पेस खाली हो जाएगी, तो पॉप ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकता है, पॉसिबल है। तीसरा ऑप्शन था हमारे पास पीक। तीसरा ऑप्शन में था पीक। अब पीक में सिर्फ टॉप एलिमेंट को देखते हैं, कुछ ऐड या रिमूव नहीं करते, जो टॉप पे एलिमेंट होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये भी पॉसिबल है अगर स्टैक हमारा फुल है। अब ऑप्शन डी, हमें पता है अगर स्टैक हमारा फुल है तो उसमें कोई भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि पुश का मतलब है नए एलिमेंट को ऐड करना। लेकिन स्टैक ऑलरेडी फुल है, जगह ही नहीं बची। अगर पुश करेंगे तो स्टैक क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इसलिए पुश ऑपरेशन इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज पुश। आंसर डी, पुश।
तो एग्जाम में फुल स्टैक और एम्प्टी स्टैक को कभी भी मिक्स मत करिएगा। स्टैक अगर फुल है तो पुश ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि ओवरफ्लो कंडीशन आती है, और स्टैक अगर एम्प्टी है तो पॉप नहीं कर सकते क्योंकि अंडरफ्लो कंडीशन आ सकती है। ये दोनों पेयर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर साल किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं। अगर ये दो लाइन आपको याद हैं तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो वाले सारे पीवाईक्यू आप बिना सोचे सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखते हैं कोल इंडिया 2020 का एक छोटा सा लेकिन ट्रिकी पीवाईक्यू। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। डैश इज फर्स्ट इन लास्ट आउट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। बहुत स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि स्टैक तो लीफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ फिलो लिखा है फर्स्ट इन लास्ट आउट। लेकिन ध्यान दीजिए, फिलो और लीफो दोनों का मतलब एक ही होता है, बस वर्ड्स का ऑर्डर चेंज हुआ। रियल लाइफ एग्जांपल समझिए। सोचिए आपके पास प्लेट्स हैं जो एक के ऊपर एक रखी गई हैं। सबसे पहले जो प्लेट रखी थी वही सबसे लास्ट में निकल रही होगी, मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट। और इसी को उल्टा बोल दें तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीनिंग बिल्कुल सेम। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज स्टैक। स्टैक फिलो भी फॉलो करता है और लीफो। थोड़ा सा आपको स्टूडेंट को ट्रैप या कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 13। ये गेट 1994 का एक और स्टैक परम्यूटेशन क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। इसका इनपुट सीक्वेंस देखिए क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। ऑलरेडी हम लोग परम्यूटेशन वाले ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ये आपको बहुत ईजी होगा। और पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा आउटपुट स्टैक की हेल्प से जनरेट किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, जब भी स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट टॉप पर आ जाए उसे आप स्किप नहीं कर सकते। इसी रूल को आपको फॉलो करना। देखते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आंसर बी। अब ये देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने वर्किंग दे रखी है। सबसे पहले आप एलिमेंट को पुश कराएंगे 1, ठीक है, फिर आपने पुश कराया 2, फिर आपने पुश कराया 3। जैसे ही पुश कराया तो आपने पॉप करा दिया, पॉप कराया तो 3 आ गया। पहला एलिमेंट क्या हो गया 3, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर चेक करेंगे। तो हाँ, सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे तो हमें जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज 3 4 5 2 1। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग एक इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, तो इसमें सिर्फ मैंने आपको समझा दिया है, इस स्लाइड को दे दिया है। अगर आप चाहेंगे तो ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा, जिसको आप अपने एग्जाम टाइम पर यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 14। अब इस क्वेश्चन को जैसे ही आप पढ़ेंगे, इसके आप ऑप्शन देखेंगे तो स्टूडेंट्स को लगेगा या तो ये अंडर फ्लो होगा या ओवरफ्लो होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में गैस नहीं करना, स्टैक को बस स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी। ये यूजीसी नेट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड को समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आपने इनिशियल था हमारा स्टैक, फिर आपने पुश कराया ए, फिर देन पॉप कराया, तो पॉप कराने पे एम्प्टी हो गया स्टैक, फिर आपने पुश कराया, फिर पुश कराया सी, तो जो एलिमेंट आ गए वो हो गए बी एंड सी। सी टॉप पर है अब इस टाइम। फिर आपने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कराया। ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो क्वेश्चन में दिए गए हैं। अगर आप ये देखना चाहें, ये वही सीक्वेंस में फॉलो कर रहा हूँ, उसी का मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा है। तो हम लोग कहाँ पर थे, पुश बी और पुश सी। तो टॉप पर सी है, फिर हमने पॉप करा ऑपरेशन, तो पॉप ऑपरेशन करने पे अब सिर्फ क्या बचा बी। फिर पुश डी, तो बी एंड डी, फिर आपने पॉप करा तो डी पॉप हो गया, फिर आपने पॉप करा तो बी पॉप हो गया। इस टाइम पे अब क्या है, आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है, तो आपने फिर से पुश करा ई। तो आप देख रहे हैं सारे जो ऑपरेशन है वो स्मूथली परफॉर्म हो पाए। अब देखिए, क्या कभी ऐसी कंडीशन आई जहाँ एम्प्टी स्टैक से पॉप किया गया हो, तो आपका आंसर है नहीं, इसलिए अंडरफ्लो भी नहीं हुआ। क्या कभी ऐसा हुआ कि 5 एलिमेंट से ज्यादा आपने पुश कर दी हो, देखिए यहाँ पर कहीं भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई, तो ओवरफ्लो भी नहीं हुआ। तो सारे ऑपरेशन आपके सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का था स्टैक ऑपरेशन आर परफॉर्म स्मूथ। कभी कभार इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का है। यहाँ आपसे सिर्फ स्टैक का लीफो नहीं पूछा गया, बल्कि ये पूछा गया है कि कौन सी परम्यूटेशन एक सिंगल स्टैक से कभी जनरेट नहीं हो सकती। गेट का क्वेश्चन है 2004। यहाँ इनपुट आपका फिक्स्ड कर दिया गया है ए बी सी डी, इस ऑर्डर में आपको पुश करना होगा, लेकिन पॉप कब करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। अब हर ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। उस ऑप्शन को चेक करने से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप देख लीजिए, वो है ऑप्शन डी। अभी ऑप्शन डी कैसे है इसको वेरीफाई करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए यहाँ पर हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ऑप्शन डी इम्पॉसिबल क्यों है। सिर्फ आंसर याद मत करिए, लॉजिक समझिए। एक बार ये ट्रिक समझ आ गई तो स्टैक परम्यूटेशन का कोई भी क्वेश्चन आप
इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम आउटपुट का पहला कैरेक्टर चाहिए सी, लेकिन सी तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम ए बी और सी को स्टैक में पुश ना कर दें। तो ऑपरेशन होगा पुश ए पुश बी पुश सी। ये हमने करा पुश ए पुश बी एंड पुश सी। अगर पहला कैरेक्टर सी चाहिए तो पॉप करा देंगे, क्योंकि टॉप पर वही एलिमेंट पॉप हो सकता है जो टॉप पर है। अगर आप प्लेट्स, आपने सपोज 3 प्लेट्स रखी जिसका नाम है ए बी एंड सी, ठीक है, तो जो सबसे पहले प्लेट थी ए आपने रखी, उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखी बी, उसके ऊपर तीसरी प्लेट रखी सी। तो अगर अब आपको प्लेट उठानी है तो आप सबसे पहले कौन सी प्लेट उठाएंगे? प्लेट सी। तो अगर पॉप होना है, अगर डिलीट होना है, तो वो सबसे पहले कौन सी प्लेट उठेगी? प्लेट सी। तो वही यहाँ पर हुआ है, सी पॉप हो गया। तो पहला जो सीक्वेंस था सी आ गया, ठीक है। अब देखिए पॉप आ गया, फिर आपने क्या करना है? पॉप करना है। जैसे ही आप पॉप करेंगे, जैसे ही आप पॉप करेंगे तो आउटपुट आ गया सी। अब रिक्वायर्ड आउटपुट है ए, लेकिन स्टैक की करंट कंडीशन देखिए, टॉप पर क्या है? बी, और उसके नीचे है ये। यही पूरे क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। स्टैक में कभी भी बीच का एलिमेंट नहीं निकाल सकते। जो प्लेट्स हैं, आप बीच की प्लेट्स नहीं निकाल सकते। सबसे ऊपर जो टॉप पर प्लेट होगी उसी को निकाल सकते हैं। सबसे टॉप वाला जो एलिमेंट होगा वही पॉप होगा। और अगर हमें ए चाहिए तो पहले बी को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बी रिमूव करेंगे, जबकि क्वेश्चन में आउटपुट है सी ए चाहिए था, और ये स्टैक के लीफो रूल को वायलेट करता है, इसलिए सी ए बी डी एक सिंगल स्टैक से कभी जनरेट नहीं हो सकता। सी ए बी डी कभी सिंगल स्टैक से जनरेट नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन 16 देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते ही आंसर याद मत करिएगा, सिर्फ एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग इसमें समझेंगे। अगर रिकर्जन समझ आ गया तो आंसर कभी आप नहीं भूलेंगे। मान लीजिए आप एक बिल्डिंग की चौथी फ्लोर पर जाना चाहते हैं। आप सीधा फोर्थ फ्लोर पर नहीं पहुंच सकते, पहले फर्स्ट फ्लोर पर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, सबसे लास्ट में फोर्थ फ्लोर। और जब वापस आएंगे तो पहले फोर्थ से थर्ड आएंगे, थर्ड से सेकेंड, सेकेंड से फर्स्ट, यानी जो सबसे लास्ट में गया था वही सबसे पहले बाहर आया। यही एग्जैक्टली लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर है, और रिकर्जन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। प्रोग्रामिंग में जब भी एक फंक्शन खुद को कॉल करता है, हर फंक्शन कॉल की इंफॉर्मेशन कॉल स्टैक में स्टोर होती है। जैसे ही रिकर्जन कंप्लीट होता है, ये फंक्शन कॉल रिवर्स ऑर्डर में एक एक करके रिटर्न होते हैं, यानी लास्ट फंक्शन कॉल का मतलब है फर्स्ट रिटर्न। इसी वजह से रिकर्जन को इंप्लीमेंट करने के लिए सिस्टम में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टैक। ये क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन सच बताऊं इसमें सिर्फ एक ही काम करना है, हर पुश और पॉप के बाद स्टैक अपडेट करते चलना है। चलिए इसको ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, जो कि होगा 7685 ऑप्शन। अब जितना पुश पुश ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन दिया है उसको सिर्फ ट्रेस करना। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए पुश करा हमने 5, फिर हमने 7 को पुश करा, फिर हमने पॉप करा। ये सारे एलिमेंट, ये सब सीक्वेंस वही फॉलो कर रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो पॉप करा, तो पॉप करने पे 7 पॉप हो जाएगा, ठीक है, तो 7 पॉप हो गया। उसके बाद पुश करेंगे 8, पुश करेंगे 6, तो हमारी जो स्टैक में जो वैल्यूज आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो होंगे 5, 8 एंड 6, ठीक है। उसके बाद पॉप करेंगे, पॉप करेंगे, पॉप करेंगे, पॉप करेंगे, तो पॉप करने पे जो हमारा सीक्वेंस मिलेगा वो होगा 7, 6, 8, 5। स्टैक ट्रेस वाले क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूरा सीक्वेंस एक साथ याद रखने की कोशिश मत करिए। हर ऑपरेशन के बाद बस स्टैक लिखिए। एग्जाम हॉल में भी 15 से 20 सेकंड में आंसर आपका निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 18। ये क्वेश्चन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और स्टैक दोनों से रिलेटेड है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट किस डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से होती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती क्या है। नॉर्मल इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड एक्सप्लिसिटली लिखे होते हैं, जैसे a प्लस बी। यहाँ a और b दोनों इंस्ट्रक्शन में मेंशन किए गए, लेकिन जीरो एड्रेस आर्किटेक्चर में ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं लिखे जाते। सीपीयू ऑटोमेटिकली ऑपरेंड्स को स्टैक के टॉप से लेता है, इसलिए अगर इंस्ट्रक्शन सिर्फ ऐड लिखा है तो प्रोसेसर टॉप एलिमेंट को पॉप करेगा, उसके नीचे वाले एलिमेंट को पॉप करेगा, दोनों को ऐड करेगा, रिजल्ट वापस स्टैक में पुश कर देगा। यानी ऑपरेंड्स का प्योर मैनेजमेंट है स्टैक करता है। जीरो एड्रेसिंग, वन एड्रेसिंग अगर आपने सुना हो तो इसको हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाले पीवाईक्यू सेशन में हम लोग इसको कवर करें। इसी वजह से जीरो एड्रेस मशीन को स्टैक मशीन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टैक, आंसर बी। एग्जाम टिप अगर मैं आपको दूं तो एड्रेसिंग मोड याद रखने की ट्रिक है, जीरो एड्रेस का मतलब है स्टैक, वन एड्रेस का मतलब है एक्यूमुलेटर, टू एड्रेस का मतलब है रजिस्टर प्लस मेमोरी, और थ्री एड्रेस का मतलब है रजिस्टर। ये हम लोग अच्छे से कवर करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाले सेशन में। बस ये मैपिंग याद रखेंगे तो एड्रेस इंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन कभी भी आपके गलत नहीं हो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन 90। DSSB, गेट, पॉलिटेक्निक एग्जाम, RSB, कोल इंडिया, इसरो, नाइलाइट जैसे एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है जब किसी डेटा की प्रोसेसिंग को टेम्पररी पोस्टपोन करना हो जब तक कुछ कंडीशन कंप्लीट ना हो जाए। इसका जवाब समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप ब्राउजर में एक वेब पेज ओपन कर रहे हैं, एक पेज के अंदर दूसरा पेज ओपन हुआ, उसके अंदर तीसरा पेज। अब अगर आप बैक बटन दबाते हैं तो सबसे पहले तीसरा पेज बंद होगा, उसके बाद दूसरा, फिर पहला। यानी जो काम सबसे लास्ट में पेंडिंग हुआ था वही सबसे पहले प्रोसेस हुआ। यही स्टैक का प्रिंसिपल। अब प्रोग्रामिंग में भी कई बार कुछ ऑपरेशन को तुरंत एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, उन्हें टेम्पररली स्टोर करके रखा जाता है और जब रिक्वायर्ड कंडीशन कंप्लीट हो जाती है तब उन्हें रिवर्स ऑर्डर में हम लोग प्रोसेस कर देते हैं। इसलिए इन सारी फंक्शनलिटी को स्टैक प्रोवाइड करता है। इसी वजह से आपने सुना होगा कि जैसे फंक्शन कॉल है, आपके रिकर्जन है, अंडू ऑपरेशन है, ब्राउजर में बैक का ऑपरेशन है, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन है, इसमें सब स्टैक का यूज कर। अब बाकी ऑप्शन इसमें क्या थे? आपका इसमें एरे दिया गया था, एरे सिर्फ डेटा स्टोर करता है, पोस्टपोन मैनेजमेंट नहीं करता। लिंक लिस्ट डायनेमिक स्टोरेज डेटा देता है लेकिन प्रोसेसिंग ऑर्डर कंट्रोल नहीं करता। ट्री हिरार्किकल रिलेशनशिप के लिए होता है, तो सिर्फ स्टैक ही पेंडिंग ऑपरेशन को लीफो ऑर्डर में मैनेज करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्टैक। जब भी क्वेश्चन में जैसे लिखा हो पेंडिंग, पोस्टपोन, अंडू, बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन, फंक्शन कॉल, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए ये स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चन है, लीफो प्रिंसिपल पर वर्क कर। ये कीवर्ड देखते ही स्टैक वाला ऑप्शन ऑलमोस्ट हमेशा करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन DSSB CS 2021 में पूछा गया था। थोड़ी इसकी वर्डिंग चेंज है बट है स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन 20, ये क्वेश्चन स्टैक के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन स्टैक का एप्लीकेशन नहीं। क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ अ स्टैक। अब चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहले देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन डी। इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन ए था अंडू ऑपरेशन इन टेक्स्ट एडिट। तो आप सपोज करिए जैसे आपने MS वर्ड खोला या कोई VS कोड खोल लिया, सपोज करिए उसमें आपने Ctrl Z प्रेस करा तो लास्ट किया हुआ एक्शन सबसे पहले अंडू होता है। अगर आपको इस बात की नॉलेज हो तो ये लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, इसलिए अंडू ऑपरेशन भी किसका, स्टैक का एक एप्लीकेशन हो गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए भी आपको पता है हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम स्टैक का जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के क्वेश्चन को, PY के क्वेश्चन को सॉल्व। तो ऑपरेंड्स और ऑपरेटर को स्टैक में पुश और पॉप करके रिजल्ट निकाला जाता है, ये भी एक स्टैक की एप्लीकेशन। रिकर्जन, जब भी कोई रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते हैं तो हर फंक्शन कॉल का रिकॉर्ड स्टैक में स्टोर होता है। जब फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वही रिकॉर्ड स्टैक से पॉप होता है, इसलिए रिकर्जन भी एक स्टैक की एप्लीकेशन। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया, बी भी एप्लीकेशन है, सी भी एप्लीकेशन है। अब बचता है हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो कि था मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जनरली अगर आपने टर्म्स देखे हो तो पेजिंग, सेगमेंटेशन जैसे टेक्निक यूज होती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के PYQs में कवर करेंगे, बट यहाँ ये स्टैक का इनहेरेंट एप्लीकेशन नहीं। हाँ, हर प्रोसेस का स्टैक सेगमेंट होता है फंक्शन कॉल के, लेकिन ओवरऑल मेमोरी मैनेजमेंट स्टैक से नहीं, इसलिए ये ऑप्शन स्टैक का एप्लीकेशन नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, मेमोरी मैनेजमेंट इन OS इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ अ स्टैक। अगर हम लोग सबसे फेमस एप्लीकेशन को याद करना चाहे तो अंडू रीडू ऑपरेशन, ब्राउजर पे बैक ऑपरेशन, रिकर्जन कॉल स्टैक, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, पैरेंथेसिस मैचिंग, बैक ट्रैकिंग, ऐसे एप्लीकेशन अगर ऑप्शन में है तो वो करेक्ट होंगे, और अगर नॉट लिखा है तो वो आपको ट्रैप कर सकता है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम एग्जाम में आपको ये चीजें बड़ी केयरफुली पढ़नी है कि वो नॉट पूछ रहा है या इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, जिससे आपके इजी क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज कर देता है अगर आप केयरफुली क्वेश्चन को रीड करें। वीडियो खत्म होने से पहले एक क्वेश्चन, अगर आज मैं आपसे पूछ दूं कि स्टार, बस, रिंग और मैश में रियल एग्जाम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा टोपोलॉजी है, शायद आंसर देना मुश्किल हो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के बाद ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक बन जाएगा। अगली वीडियो में हम सिर्फ टोपोलॉजी का नाम या डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कौन सी टोपोलॉजी पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस टोपोलॉजी को स्किप करना है, किस टोपोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देना है।
और 2 मिनट में ट्रिक से कैसे आइडेंटिफाई करना है किस सिचुएशन में कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट होगी। और कुछ ऐसे पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे जिसमें 90% स्टूडेंट गलती कर देते, लेकिन उसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर यूपीपीएससी, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, DSSB, कोल इंडिया या RSSB इंस्ट्रक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये नेक्स्ट वीडियो मिस करने का मतलब है आप 2-3 क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। तो चैनल के साथ कनेक्ट रहिए और अगला वीडियो कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी डिजाइन पर है, क्योंकि चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए क्योंकि अगला वीडियो कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी डिजाइन पर है और उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद कोड बुक बाय भारत।